नमस्कार, ब्राह्मण इंटरनेशनल के खास प्रोग्राम ब्राह्मण संत संवाद में मैं पंकज उपाध्याय आज बात करेंगे श्रीमान राकेश पांडे जी से। आप प्रवासी संसार मैगजीन चलाते हैं, देश के बड़े साहित्यकार हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे आप ब्राह्मण, ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणत्व को कितना समझ पाते हैं। स्वागत है आपका पांडे जी। ब्राह्मणों को कितना समझ पाते हैं और ब्राह्मणों की स्थिति देश में क्या है, खास करके पत्रकारिता और साहित्य क्षेत्र? ब्राह्मण एक जो है पढ़ा लिखा वर्ग है इस देश का, इस समाज का, इस देश का, तो उसके बारे में प्रश्न करना ही मुझे लगता है ये उचित नहीं है आपका कि ब्राह्मणों की आप प्रश्न लगा रहे हैं कि ब्राह्मण जहाँ भी है, जिस अवस्था में है, भले देश की संवैधानिक आरक्षण आपकी जो दृष्टि आप बात कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ब्राह्मण जो है, चाहे पत्रकारिता हो, व्यवसाय हो, आपका अपना वकीलों का पेशा हो, डॉक्टरी हो, किसी भी क्षेत्र में है, सब जगह पर अग्रणी है। इसलिए उसके बारे में कोई प्रश्न चिन्ह है ही नहीं, सब जगह पर ब्राह्मण अग्रणी है। लेकिन ब्राह्मणों की स्थिति देश में क्या है? स्थिति समाज में निर्मित जो व्यवस्थाएं हैं उसके हिसाब से जो चुनौतियां हैं, लेकिन मुझे लगता है कि भले ही जो आप स्थिति की बात इशारा करना चाह रहे हैं वो एक आरक्षण को लेकर यदि बात करते हैं तो ठीक है, नौकरी नहीं मिल रही होगी, लेकिन उसके बाद जो व्यवसाय में प्रमाण आ रहे हैं, जो अन्य व्यवसाय में, पेशों में, जहाँ भी वहाँ सभी का स्थिति ठीक है। अब आर्थिक रूप से जो बात है, ये तो एक आज़ादी के बाद जो आरक्षण व्यवस्था लागू की गई उसका जो एक अपना बुरा परिणाम है। जितने भी मैं कहूँ उसमें ब्राह्मणों की ही बात नहीं करूँगा, उसमें समाज का जो भी वर्ग है उससे प्रभावित है, उसमें जो विलक्षण प्रतिभाएं हैं वो नष्ट हो रही हैं आरक्षण के कारण। तो आरक्षण जिन भाइयों को मिल रहा है उसका स्वागत है, वो संवैधानिक व्यवस्था है, लेकिन उसके आधार पर जिनके पास मुझे लगता है कि अब समृद्ध हो चुके हैं, उनके पास एक समर्थ हो चुके हैं, उनको अब आगे उनके आने वाली पीढ़ियों को किसी प्रकार की आर्थिक संकट नहीं है, मुझे लगता है। इसलिए उनको जो आरक्षण जातिगत दिया जाता है, मुझे लगता है उसको अब आर्थिक आधार पर हो जाना चाहिए, ताकि सभी देश के जितने भी गरीब गुरबे किसी भी जाति के हैं उनको मिले। क्योंकि आज़ादी का महोत्सव चल रहा है, 75 साल, इन तमाम व्यवस्थाओं को अपने दुरुस्त करने का समय है। तो समाज तभी समृद्ध होगा, देश तभी समृद्ध होगा जब उसका प्रत्येक नागरिक समृद्ध होगा। केवल एक वर्ग के समृद्ध होने से पूरा देश समृद्ध नहीं होगा। इसलिए अब आवश्यकता है कि हमारी जो जहाँ पर भी गलतियाँ हैं, हम उसको बड़े रूप में बैठकर सभी समाज के वर्गों को बिठाकर उनको ठीक किया जाना चाहिए। हम आप दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली के आसपास बैठ के बात करते हैं, लेकिन ब्राह्मणों की सामाजिक स्थिति छोड़ दें अगर तो आर्थिक स्थितियां बड़ी भयावह है देश के और राज्यों में और कोनों में। इसके जिम्मेदार किसको मानते हैं सही मायने में? कोई भी यदि आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं है तो उसके लिए किसी भी जिम्मेदार नहीं। आप जिम्मेदारी तो दलित वर्ग अपने कहता है हम गरीब हैं, सवर्ण वर्ग कहता है हम गरीब हैं, तो मुझे लगता है ये चीज़ें निजी, मैं इसको जातिगत नहीं देखता हूँ। मैं आपसे बताऊँ बात, यदि कोई व्यक्ति मेहनत करना चाहता है, वो किसी भी जाति का हो, उसमें कोई ब्राह्मण की बात नहीं है, क्षत्रिय की बात नहीं है, वैश्य की बात नहीं है, उसमें सबकी बात है, तो वो आर्थिक जो परिस्थितियाँ देश में निर्मित हुई हैं पिछले आज़ादी के बाद से, उसमें वह प्रभाव केवल ब्राह्मणों पर नहीं पड़ा, वह सभी पर पड़ा है। और जो इस देश में उठ खड़ा होना चाहता है, जो नौकरी का मोहताज नहीं है, इसके लिए सबसे बड़ा उदाहरण आपके पंजाब है, हरियाणा, वहाँ पर गरीबी की क्यों कम है? वहाँ पे आपने कभी किसी हमारे सरदार भाई को आपने चौराहे पर जल्दी भीख मांगते हुए नहीं देखा होगा। मेरा पंजाब से बहुत संबंध रहा है, मेरी बहुत शिक्षा दीक्षा वहाँ हुई, तो मैंने इस बात पे मैं कायल हूँ। जो उनके यहाँ मंदिरों में व्यवस्था है, जो वो व्यवस्था मंदिरों गुरुद्वारों में जो व्यवस्था है लंगर की और चीज़ों की, या वहाँ पर जिस प्रकार से बड़े से बड़ा व्यक्ति भी जाकर उनके समाज का अपना सहयोग देता है, वह व्यवस्था हमारे ब्राह्मण समाज में या हमारे जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है इधर क्यों नहीं है? तो किसी एक को दोषी देना मतलब जो है वो मैं बिल्कुल उचित नहीं समझता हूँ। विकास तो व्यक्ति को करना है, व्यक्ति के विकास से समाज का विकास होगा। उसके लिए ये मैं कहना कि नहीं कोई दूसरा ब्राह्मण समाज के लिए दोषी है, ये कदापि उचित नहीं है। समाज को स्वयं जैन हमारे बंधु हैं, देखिए जैन बंधु सभी समृद्ध हैं, तो क्यों समृद्ध हैं? तो उनके लिए कहा जाए कि किसी कारण समृद्ध है, वो किसी कारण समृद्ध नहीं, तो स्वयं के प्रयासों से समृद्ध है। सरदार समुदाय यदि या सिख समुदाय यदि समृद्ध है, मेहनत कश है, तो किसी के कारण समृद्ध नहीं है, किसी के कहने पर वो नहीं कर रहा है मेहनत,
तो लेकिन अपने स्वयं के वो एक संस्कार के कारण अपनी मेहनत का अवकाश है, इसे समृद्ध है। इसी प्रकार जो है समाज के जितने वर्ग है, ब्राह्मण भी उसी में सम्मिलित है। यदि इसको समृद्ध होना है तो वह स्वयं को सिद्ध करना पड़ेगा, ना कि किसी पे आश्रित होना पड़ेगा। ये तो यही आर्थिक स्थिति देश में ब्राह्मणों के खिलाफ जो लगातार रोष और जातियों में होते हैं, उनको लगातार वो पानी पी पी के गाली देते हैं, उसको आप क्या मानते हैं? क्या सही में ब्राह्मणों का दोष है या इन चीजों को लगातार भान कराया गया ब्राह्मण? नहीं, ये पूरी तरह से एक राजनीति है। हम भी व्हाट्सएप पढ़ते रहते हैं। ये इसमें कोई ब्राह्मणों का दोष नहीं है, इसमें दोष उस राजनीति का है जिनको पता है कि ब्राह्मणों को गरियाने के बाद वोट बैंक बनेगा, एक कुछ लोग संगठित होंगे, उस प्रकार की जो राजनीति है वह दोषी है। इसमें जब भी कोई बात आती है तो कौन सा वर्ग का वोट किसको चाहिए, वह अपनी बात उसी प्रकार रखने लग जाता है। मुझे तो सबसे बड़ी बात ये लगती है कि ब्राह्मणों को अपने को समृद्ध करने के लिए नौकरियों पर निर्भर ही नहीं रहना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से अब युवा वर्ग जो आ रहा है वो बहुत सचेत है इस मामले में। जरूर कष्ट होता है कि एक पढ़ा लिखा और मतलब एक अच्छा समझदार बच्चा जो है उसको आरक्षण के कारण कहीं वो जिंदगी की रेस में पीछे रह जाता है, उसका वो विकास नहीं हो पाता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे, नतीजे देखेंगे तो तब भी बहुत अच्छे हैं और ठीक है। अब उसमें आप 100% नहीं कह सकते हैं, किसी चीज़ का परिणाम 100% नहीं कह सकते हैं कि पूरा 100% ब्राह्मण समाज समृद्ध हो गया है। लेकिन इसी प्रकार चूंकि वह भी इसी समाज का पूरे भारत का अंग है, तो ना भारत का कोई भी ऐसा वर्ग नहीं जो 100% आप कह देंगे विकसित हो गया। ब्राह्मणों के लिए फिर अगर चीजें यही जुड़ जाती हैं कि सिर्फ उसके अपने करने से ही भला होना है, तो फिर ब्राह्मण संगठनों की, ब्राह्मण नेताओं की परिक्रमा करना, ये सारा कुछ क्यों? नहीं, मुझे जरा ऐसा एक आपने जो प्रश्न किया बहुत अच्छा प्रश्न किया। मुझे एक ब्राह्मण नेता का बताइए, पूरे राजनीति से लेकर अभी तक किसके पास परिक्रमा करने से किसका भला हो रहा है? नहीं, भला तो नहीं हो रहा, तो फिर उनका नाम ही क्यों लेना? तो फिर जाते रहे लोग जाते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि किसी भी वर्ग का, चाहे दलित हो, जैसे कहते हैं कि दलित वर्ग की महिला के राष्ट्रपति जी बन गई, वो हमारे गौरव की बात है। लेकिन उससे निचले समाज को क्या फायदा होगा? यदि एक अभी उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हो रहा था तो बहुत ब्राह्मण नेताओं के नाम पे बहुत दलबदल हुए, ये ब्राह्मण नेता है। तो ब्राह्मण नेता का चेहरा दिखाकर क्या नीचे किसी ब्राह्मण का फायदा हुआ है? या किसी ऊपर किसी ठाकुर को दिखाकर क्या नीचे किसी ठाकुर का फायदा हुआ है? ऊपर किसी को दलित को दिखाकर क्या नीचे किसी दलित को फायदा हुआ है? तो ये परिक्रमा करना तो करते रहें, जिनकी जितनी बुद्धि उतना करते रहें। करना तो आपको स्वयं काम पड़ेगा। आप नेता के चक्कर काट के स्वयं आपको विकास हो जाता है, आपको विकास नहीं होगा। आप इस गलतफहमी में जिंदगी मत काटिए। आपको स्वयं मेहनत करके स्वयं ही कुआं खोदेंगे, स्वयं पानी निकालेंगे, तभी आपको प्यार दीजिएगी। बिल्कुल, ये तो आपकी उस व्यक्ति की मूर्खता है। मैं कहता हूँ यदि किसी नेता की परिक्रमा कर वो कहता है कि ब्राह्मण नेता का, तो ब्राह्मण नेता है तो मुझे बताइए ना। मुझे एक ऐसा नाम लीजिए जिसकी परिक्रमा करके आपको कल्याण होगा। मुझे एक नेता का नाम बताइए जिसकी परिक्रमा करके आपको कल्याण होगा। सही बात है, ब्राह्मण नेताओं के नाम पे मुहर नहीं लगाई जा सकती कि ये ब्राह्मण हित का पैरोकार है। तो ऐसे में ब्राह्मण संगठनों का क्या औचित्य है? औचित्य संगठन का ये होता है कि अपनी बात रखने का एक माध्यम है। जैसे समाज में लोकतंत्र है, प्रत्येक इसमें में लोग अपने अपने समाज के बारे में कहते हैं, चाहे वो क्षत्रिय संघ हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, वैश्य समाज हो, सभी लोग अपने समाज की बात करते हैं। समाज की सामूहिक बात करने का अर्थ ये नहीं है कि किसी की परिक्रमा करना, जो आपने पहले कहा। तो एक जैसे आरक्षण की बात कही गई, तो हरियाणा में सरकार ने कुछ ब्राह्मणों के लिए किया, पंजाब में कुछ अभी हुआ है ना। तो अब मेरा ये कहने का मतलब है कि वो एक उससे कहिए कि आपका बहुत भला हो जाएगा। भला तो आपके घर का जो चूल्हा चौका, वो तो तभी उसमें रोटी आपको मिलेगी जब आप स्वयं प्रयास करेंगे और आप स्वयं को आर्थिक रूप से समृद्ध करेंगे। उसमें समाज की जो बात है वो तो एक बहुत सारी बातें सामाजिक रूप से होती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उससे कहीं पे आपका कोई व्यक्तिगत भला हो पाएगा। ब्राह्मण युवाओं को क्या संदेश मेरा यही जो अभी तक बात हो रही है कि आप जो है किसी पे निर्भर मत रहिए। आप अपनी शक्ति को पहचानिए और अपनी शक्ति को पहचानते हुए अपनी संसार कहाँ से आपको मौका मिल सकता है आप उसको तलाशिए। और अपने को आप खड़ा करने के लिए कोई दूसरा सहायता में नहीं आएगा।
वो ही आपका, चूंकि आप उत्तर सरकार में चले जाइए, क्या एक ब्राह्मण किसी ऑफिस में आप जाते हैं जहाँ पे इस भारत का सत्य है कि घूसखोरी होती है, तो क्या एक ब्राह्मण के पास जाते हैं, ब्राह्मण काम लेकर जाता है, तो क्या वो इसलिए घूस लेना मना कर देता है कि ये ब्राह्मण आए हैं मेरे, या बनिया से घूस लेने मना कर देता है, क्या क्षत्रिय घूस लेना मना कर देता है? नहीं, वहां पर सारे कार्य जो जहां पर, इसलिए इस सच्चाई को, इस बात को हमें जानना चाहिए कि आपका भला आपको स्वयं को ही करना है, कोई दूसरा आपका भला करने नहीं आएगा। जब तक सच्चाई को नहीं जानते हैं, आप किसी भी नेता के, किसी के परिक्रमा करने इसका कोई अर्थ ही नहीं है। आप समाज में बनिए, सबको समेट कर चलिए, आप समाज में सबको साथ लेके चलिए, सभी का सहयोग मिलेगा आपको। इसलिए मुझे लगता है युवा अपना भला तभी कर सकते हैं जब स्वयं अपना भला करें। किसी के ऊपर निर्भर रहना, किसी की परिक्रमा करना, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। आपने कार्यक्रम में हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ऐसे ही किसी दूसरी शख्सियत के साथ आपकी भेंट करवाएंगे, उनसे भी जानेंगे वो आपके लिए क्या सोचते हैं। बने रहिए, वो ध्यान से रहिए। धन्यवाद।